नेपाल के लोगों ने प्रधानमंत्री का घर, संसद, गृह मंत्री का मकान, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, पार्टी हेडक्वार्टर्स सब में आग लगा दी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ तो आग में जलकर मर गई है। मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि नेपालियों का गुस्सा बेकाबू हो गया है। और आग लग नहीं सकती, धुआं उठ नहीं सकता बिना किसी आर्थिक रियलिटी के। ये गुस्सा ट्रिगर तो हुआ सोशल मीडिया पे सरकार के बैन से, लेकिन इसके पीछे सेंसिटिव इकोनॉमिक रियलिटीज भी है और भ्रष्टाचार भी। हुआ ये कि नेपाल की सरकार ने पिछले हफ्ते 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए, इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीचैट, लिंक्डइन एटसेट्रा, क्योंकि अपेरेंटली इन प्लेटफॉर्म्स ने सरकार की नई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने से मना कर दिया। अब भैया नेपाल की जनता बहुत ही बड़े स्केल पर फॉरेन रेमिटेंसेस पर रिलाई करती है। 3 करोड़ की आबादी वाले देश के लगभग 20 लाख नेपाली लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्होंने 2024 में ही लगभग $11 बिलियन नेपाल में अपने परिवारों को भेजे। नेपाल की अर्थव्यवस्था का ये 26% से ज्यादा हिस्सा है। 26%। सडनली आप लिंक्स काट दोगे कम्युनिकेशन के, लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी एंड दे विल पैनिक, क्योंकि भाई रोजी रोटी का क्या हुआ उनको कैसे पता चलेगा। और नेपालियों को बड़ी तादाद में बाहर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि नेपाल में नौकरियों की बहुत ही सीरियस किल्लत है। 2024 में नेपाल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे के एनएसओ के हिसाब से बेरोजगारी दर 12.6% था, मोर देन अ पॉइंट हायर वेयर इट वाज 5 इयर्स अगो। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। गरीब देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजुअली कम ही होता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। रिच कंट्रीज में यू कैन हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। और ये जो 12.6% अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, ये भी प्रॉब्लम की सीवियरिटी को छुपाता है, क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है। मेजॉरिटी जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां वो काम करते हैं बिना ऑफिशियली रिपोर्टेड जॉब्स के, और मोस्टली खेतीबाड़ी में। और ये बेरोजगारी जवान लोगों में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसलिए जो प्रोटेस्ट भी हुए, इन्हें जेनजी की प्रोटेस्ट बोल रहे हैं। इन बेचारे नेपालियों को गल्फ के देशों में जाना पड़ता है नौकरियों के लिए, मलेशिया में, हांगकांग में, इंडिया में। शौक में नहीं, पर क्योंकि घर में जुगाड़ नहीं है। और बेरोजगारी के ऊपर चेरी ऑन टॉप है सीवियर भ्रष्टाचार या करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेपाल को रैंक करा हुआ है एज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन एशिया, जहां गिने चुने एलिट नेपाली मलाई लपेट कर बैठे हुए हैं अपने और अपने बच्चों के लिए। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलिटिशियंस, बिजनेस एलिट्स के भ्रष्ट गठजोड़ में रहने वाले इन लीचों को पॉलीगार्क्स बोला है, जो किसी भी राज्य और प्रजा की एमसीबीसी कर देते हैं अपने निजी फायदे के लिए, पॉलिटिकल और लीगल पावर का इस्तेमाल करके। नेपाल में जैसे एक पार्लियामेंट्री प्रोब ने पाया कि करीब $71 मिलियन गब कर दिए गए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द सिटी ऑफ पोखरा। चाइना के एक्सिम बैंक से जो लोन आया वो ऑफिशियल्स खा गए, पॉलिटिशियंस और चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनियां खा गई। पार्लियामेंट्री प्रोब ने कहा भाई फर्दर जांच करो और अक्यूज के खिलाफ कार्रवाई करो, इंक्लूडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। लेकिन सरकार ने किसी को बुक ही नहीं किया। एक और केस में नेपाली नेता रुपए इकट्ठा कर रहे थे जवान लोगों से कि तुम्हें हम यूएस में नौकरी दिलवा देंगे अंडर द कवर ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस, जो कि एक्चुअली में इंटेंडेड था उन एथनिक नेपालियों के लिए जो भूटान से जबरन निकाल दिए गए थे। तो भैया इन नेताओं ने खूब धन ऐटा कि तुम्हारे जाली कागजात बना देंगे। इन्वेस्टिगेशन में हर पार्टी के नेताओं का इसमें नाम आया, लेकिन सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं को चार्ज किया गया। फिर ऊपर से नेपालियों का खून जलता है जब वो देखते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा के बेटे और डॉटर इन लॉ को लेविश लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते हुए। बहुत पिक्चर्स इनकी वायरल होते हुए तो थोड़े दिन पहले मैंने खुद देखी थी। अब ये जो प्रोटेस्ट हुई है, इसमें सरकार ने जो क्लैम डाउन करा और जो बजट हुई, उसमें 19 लोग मर गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं लेटेस्ट काउंट के हिसाब से। नेपाल की मेन सिक्योरिटीज एजेंसीज के हेड्स और आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट इशू करी है अपीलिंग फॉर रिस्ट्रेंट, और राजनीतिक पार्टियों को बोला है कि भाई पीसफुल रास्ते से सोल्यूशन निकाला जाए इस सिचुएशन का। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जो पॉलीगार्क्स का फिनोमिनन है, ये नेपाल तक लिमिटेड नहीं है। हमने सिमिलर चीज बांग्लादेश में होते हुए देखी है, श्रीलंका में होते हुए देखी है, टर्की में भ्रष्टाचार, हंगरी में, साउथ अफ्रीका में। नेता और बिजनेस इंटरेस्ट मिलकर देश को इस लेवल पर खोखला कर देते हैं कि माल पानी लूटने के बाद रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए सरकार, बैंक, टेंडर, कोर्ट सब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है जहां रूल्स लाइव एडिट होते रहते हैं और कंप्लायंस का स्टेटस एडमिन ओनली है। ये जो लूट का तरीका है, इसका नाम भी है स्टेट कैप्चर। बांग्लादेश में शेख हसीना पर कम से कम $17 बिलियन लूटने का आरोप है। कई एस्टिमेट $30 बिलियन की फिगर बिठाते हैं। बांग्लादेश की जीडीपी का 7% हिस्सा। मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने $4 बिलियन लूट लिए, देश की जीडीपी का 1% हिस्सा। टर्की में अर्दोगान स्टेट बैंक्स को फोर्स करता है कि लोकल मेयर्स को ज्यादा उधार देने में, जो उसे सपोर्ट करते हैं। वो फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे धन लगाते हैं जहां पर वोट मिले, और अर्दोगान को मदद होती रहती है इलेक्शन में। बाद में पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जब क्राइसिस में चला जाता है इन्हीं की हरकतों से, तो ये लोग चिल करते हैं मिलके, क्योंकि नुकसान तो अल्टीमेटली पब्लिक का होता है। श्रीलंका में राजपक्षा ने टैरिफ गिरा दिए थे शुगर इंपोर्ट्स पे, जिससे एसेंशियली ही गेव अ ह्यूज गिफ्ट टू ट्रेडिंग कंपनी क्लोज टू हिज फैमिली, जो सस्ती चीनी सेम रेट पे आगे बेच रही थी जो पहले रेट चल रहा था। लेकिन इससे श्रीलंका की टैक्स रेवेन्यू का 1.3% हिस्सा कम हो गया।
ये सरकारी खजाने को चूना था। बंदे ने अल्टीमेटली अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस पे लाकर खड़ा कर दिया अपनी हरकतों से, जिससे तंगी हो गई फ्यूल की, फूड की, मेडिसिन की। इन्फ्लेशन 49% पे पहुंच गई, लेकिन क्रोनीज के लिए टैक्स ब्रेक्स चलते रहे। फॉरेन करेंसी की परचेज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, लेकिन फेवरेट्स को पूरा एक्सेस था डॉलर का। लूटी पीटी अर्थव्यवस्था में भी अपने करीबियों की बॉन्ड रिपेमेंट कर रहा था सरकारी खजाने से। साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देख लो, फॉर्मर प्रेसिडेंट जुमा और गुप्ता बंधुओं की दोस्ती। ओहो, ये अजय, अतुल और रजत गुप्ता तीनों बिजनेसमैन भाइयों ने साउथ अफ्रीकन रिवेन्यू सर्विस की ऐसी तैसी कर दी। सार्स की रेपुटेशन थी टैक्स इवेजन को और फाइनेंशियल क्राइम्स को स्क्रूटिनाइज करने की। 2013 में गुप्तास को टिप मिली कि भाई वो रडार में है इसी सार्स के, तो 2014 में जुमा ने लॉयल कमिश्नर अपॉइंट करा सार्स में, जिसने एजेंसी की मैनेजमेंट को ही पर्ज कर दिया। बाहर से कंसल्टेंट बुला के रिस्ट्रक्चरिंग करवा दी सार्स की, जिससे उसकी कैपेबिलिटी ही डिस्ट्रॉय हो गई टू इन्वेस्टिगेट द गुप्तास। जुमा के अंडर में गुप्तास को एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले गए और ये स्मॉल टाइम कंप्यूटर कंपनी से मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन गया। अब आप कहोगे अच्छी बात है, कुछ तो बना। अरे भाई, ऐसे करप्शन से ग्रोथ का बांध खोपड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी भी हेल्दी अर्थव्यवस्था में प्राइस और क्वालिटी के ऊपर कंपनियां कंपीट करती है। लेकिन जहां पॉलीगार्ड्स का कब्जा हो जाता है, वहां आपका सक्सेस आता है फ्रॉम राइट रिलेशनशिप्स, सेटिंग से, कि कहां आपकी किससे सेटिंग है। ऐसे में ना इनोवेशन करने का कोई इंसेंटिव रहता है, ना एफिशिएंट होने का, ना ही मेरिट का, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं में टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं किया जाता, प्रॉक्सिमिटी टू पावर को रिवॉर्ड किया जाता है। और ऐसे सिस्टम से रिकवर करना इवन आफ्टर ओवरथ्रोइंग लीडर्स जैसे शेख हसीना, राजपक्षे एटसेट्रा इज नॉट इजी। संस्थान क्योंकि सिर्फ नाम के रह गए होते हैं, नए लीडर्स आके भी पुरानी ब्यूरोक्रेसी को निकाल नहीं सकते, वरना पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट देना ही पड़ता है, क्योंकि खाना पानी बिजली तो चाहिए। इकोनॉमी की हालत वैसी ही होती है जैसे साइक्लोन के बाद बीच क्लीन अप, टाइम भी लगेगा और नया ट्रस्ट बिल्ड भी करना पड़ेगा, तब कभी जाकर असली डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। बॉटम लाइन इज, वी जस्ट होप कि नेपाल में स्थिति इररेपरेबल लेवल पर खराब ना हो। आई लव नेपाल एंड नेपालीज एंड प्रे फॉर देयर सेफ्टी एंड वेलबींग। हर जगह जनता को अपने लीडर्स को अकाउंटेबल रखना चाहिए, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए। बाय द वे, ये क्राइसिस हुआ नहीं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेडलर संजीव सान्याल फिर शुरू हो गया। मतलब झेलने की शर्म नहीं है इस बंदे को। यूएस एड के ऊपर भी भाई साहब ये इंसान इतना कूदा था कि देखो इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए फंडिंग हो रही थी यूएस से, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, फलाना ढीकना। अभी पार्लियामेंट में सवाल पूछा कम्युनिस्ट लीडर ने, तो मंत्री के जवाब की जो नहीं रहेंगी इनके कानों में। एक पैसा नहीं आया वोटर टर्नआउट के लिए। 70% यूएस एड के फंड्स एचआईवी और तिब्बत कॉजेज के लिए गए थे। ऐसे ही जीरो फूड बेबी पे इस बंदे ने बिल्कुल टोटली फर्जी और डिस्गस्टिंग हल्ला काटा था। मतलब 92 देशों को जो रिसर्च स्टडी कर रही है, जिस रिसर्च की हेडिंग तक में जीरो फूड बेबी नहीं है, वो समहाउ किसी बिलियनर ने फंड करी इंडिया को पर्टिकुलरली एम्बैरस करने के लिए। आई मीन, आई एम लिटरली अमेज्ड हाउ सच शार्लेटन्स आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया।